जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग और सबको स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल में। अब आज हम लोग देखते हैं चौथा वीडियो होगा ये पेड़ पौधे एवं जंतु, यानी सी टेट में जो पूछा जाने वाला, जे टेट में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको पक्का प्रश्न पूछा जाएगा। हम ये 5 वीडियो इसमें बनेगा, पाँचों वीडियो यदि आप देख लेते हैं और बढ़िया से इसको आप समझ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, यानी 3-4 क्वेश्चन का यहाँ से आपको तैयारी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखिए, हम बस यही कहेंगे। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला कहता है कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज खाते हैं, यानी निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति है जिसके बीज को हम लोग खाते हैं? गाजर, मक्का, केला या फिर मूंगफली? तो क्लियर है, ये क्या होगा इसका आंसर? मूंगफली। यानी उपयुक्त वनस्पतियों में से हम मूंगफली के बीज को खाते हैं, जबकि गाजर, मक्का, केला के खाने का भाग को हम लोग गूदा होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? गूदा होता है। मूंगफली जिसका वैज्ञानिक नाम एरासिक हाइपोगाई है ना, एरासिक हाइपोगाई है, यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ पर जो मूंगफली है यह क्या होता है? एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा 25% से अधिक होती है और यह मुख्यतः खरीफ फसल है। ये भी याद रखना है कि मूंगफली क्या है? एक खरीफ फसल है। अगला भी क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं? यानी कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें नर और मादा को हम लोग पहचान नहीं कर सकते, यानी दोनों एक जैसे दिखते हैं? बुलबुल, कोयल, गौरैया, फिर मधुखोरा। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी बुलबुल। बुलबुल पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं। ठीक है, माने बुलबुल पक्षी एक पिक्नोनाइटिडी कुल का पक्षी होता है। याद रखना है कि क्या होता है? पिक्नोनाइटिडी कुल का पक्षी है। यह एशिया, यूरोप, अमेरिका महाद्वीप में बहुत मिलता है। इसका जीवन काल, यानी इसका पूरा जीवन काल जो होता है 1 से 2 वर्ष तक का ही होता है। इसका मुख्य भोजन कीड़े मकोड़े, फल वह बीज होते हैं। ठीक है, आप पक्षी को भी देख सकते हैं। संसार में इसकी 140 से भी अधिक प्रजातियां मिलती है। यानी कितना मिलती है? 140 से भी अधिक प्रकार के प्रजाति इसकी पूरे विश्व में पाए जाते हैं। ठीक है, बुलबुल पक्षी अपनी मधुर आवाज़ के लिए जाना जाता है, माने बहुत सुंदर आवाज़ है इसका। यह एक प्रवासी पक्षी है। ये क्या है? ये प्रवासी पक्षी है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर, सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत हैं, यानी किसके स्रोत हैं? क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के या फिर लोहा के? तो स्पष्ट है, बहुत आसान प्रश्न है। आंसर होगा इसका सी, आयोडीन के। सागरीय खरपतवार आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, यहाँ लेमिनेरिया नामक शैवाल से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। याद रखना है, लेमिनेरिया नामक शैवाल से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। सागरीय खरपतवार यानी शैवाल में एमिनो एसिड व विटामिन, याद रखना है कौन कौन विटामिन? ए, डी, सी, ई प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, समुद्री शैवाल या खरपतवार का उपयोग भोजन के रूप में भी किया जाता है। आयोडीन मनुष्य में थायराइड के पोषण में आवश्यक होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि सहजीवी यानी सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में खाली स्थान दिया हुआ है, ऊर्जा अवमुक्त होती है। यानी कितना ऊर्जा अवमुक्त होती है? ऑप्शन देखिए, 573 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी, 288 किलो कैलोरी या फिर 746 किलो कैलोरी। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में 673, ठीक है, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली प्रमुख श्वसन क्रिया है, यानी प्रमुख श्वसन प्रक्रिया है। इसमें श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है। याद रखना है, श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड एवं वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं। ठीक है, और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। आप इसको इक्वेशन को देख सकते हैं। ठीक है ना, इक्वेशन को देख सकते हैं। इस तरह से हमको क्या होता है, देखिए 673 किलो जूल जो होती है ऊर्जा यहाँ पर विमुक्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, इक्वेशन को भी आपको याद रखना है। देखिए, बाढ़ से समुद्भिद पौधे मर जाते हैं, यानी जब बाढ़ आता है तो उसमें समुद्भिद पौधे मर जाते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन देखिए, पौधे का कोशिका रस पतला हो जाता है। दूसरा है मूल में श्वसन रुक जाता है, यानी जड़ में श्वसन रुक जाता है। तीसरा है पौधे का
कोशिका रस सांद्र हो जाता है। और चौथा ऑप्शन है पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा यहाँ पर बी, यानी समुद्भिद पौधे खेती योग्य भूमि पर पाए जाते हैं, यानी खेती योग्य भूमि पर ही ये उगते हैं और पाए जाते हैं। इनका तना ठोस व शाखा युक्त होता है, यानी इसका जो तना होता है ठोस होता है और शाखा युक्त होता है, इनमें ब्रांचेज होते हैं। ठीक है, ये पौधे बाढ़ आदि के कारण जड़ों में पानी जमा हो जाता है और ये मर जाता है, क्योंकि इनके मूल में श्वसन क्रिया जो होती है रुक जाती है, यानी श्वास ये नहीं ले पाता है, जैसे मक्का, टमाटर, गेहूं, धान इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न, पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? यानी पौधे में जल का अधिग्रहण जो होता है किसके द्वारा होता है? जाइलेम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर पेलिसेड। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी पौधे में जल का पोषण तत्वों के अधिग्रहण जाइलेम नामक ऊतक द्वारा होता है, यानी जाइलेम नामक एक टिश्यू होता है जिसके द्वारा खनिज पदार्थ जो होता है भूमि से लेकर के पेड़ पौधे तक पहुंचता है। यह पौधे का काष्ठीय भाग होता है, याद रखना है, जाइलेम जो होता है पौधे का काष्ठीय भाग होता है। इसे संवहनी ऊतक या फिर दारू का मतलब होता है लकड़ी ऊतक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बीटी कपास है, यानी बीटी कपास क्या है? ऑप्शन देखिए, एक संकर पौधा है, दूसरा एक ट्रांसजेनिक पौधा है, या फिर एक प्राकृतिक पौधा है, या फिर एक औषधीय पौधा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। इस पौधे में प्राकृतिक रूप से कीटनाशक उत्पादित करने की क्षमता होती है। ठीक है, यानी कीड़ों के नाशक, यानी कीड़ों को मारने की क्षमता पैदा होती है, यानी कीटनाशक उत्पादित करने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से यह हानिकारक कीड़ों से स्वतः ही अपनी सुरक्षा कर लेता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, खुद ही क्या करता है, हानिकारक कीटों से अपना सुरक्षा कर लेता है। बीटी कपास में वह गुण है ना, बेसिलस यूरिनजिनसिस है ना, बेसिलस यूरिनजिनसिस बीटी जीवाणु की उपस्थिति के कारण होता है। ये भी लाइन जरूरी है, यानी बीटी कपास में यह जो गुण पाया जाता है बेसिलस यूरिनजिनसिस नामक जो होते हैं जीवाणु, उसकी उपस्थिति के कारण ऐसा हो पाता है। अगला प्रश्न, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? वनस्पति को कैसे बदलते हैं, यानी चरने वाले जो भी पशु होते हैं वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन द्वारा, या फिर पर परागन द्वारा, या फिर चुनकर चरना, या फिर रोग फैलाकर। तो इसका आंसर होगा चुनकर चरना, यानी घास चरने वाले पशु वनस्पति को चुनकर चरने के कारण बदलते हैं। ठीक है, ये पशु सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते हैं, यानी जब चरने के समय में, जब घास खाने के समय में, चरने के समय सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते हैं, बल्कि कुछ वनस्पतियों को अधिक खाते हैं और कुछ को कम खाते हैं। अधिक खाए जाने वाली वनस्पतियां धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ठीक है, यानी वह धीरे धीरे समाप्त हो गया और उनके स्थान पर नई वनस्पति फिर उग जाती है। अगला प्रश्न देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टैडपोल किसके जीवन का प्रारंभिक अवस्था है? यानी टैडपोल जो होता है किसकी, यानी किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था, यानी कौन से जीव के? ऑप्शन देखिए, मेढक, मछली है ना, टारपीडो, या फिर ध्रुवीय भालू, यानी पोलर बियर। ठीक है, तो हम लोग इसका सही आंसर होगा मेढक, यानी टैडपोल मेढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है। मेढक के जीवन के प्रारंभिक चक्र में युवा मेढकों को हम लोग टैडपोल या फिर हम लोग पोलविंग है ना, पोलविंग कहते हैं, यानी पोलविंग कहा जाता है। यह वयस्क, यानी ये जो एडल्ट मेढक होते हैं एडल्ट फ्रॉग की तरह नहीं बल्कि छोटी मछली की तरह दिखाई देता है। टैडपोल मुख्य रूप से पौधे को खाता है। ये किसको खाता है? ये पौधे को खाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखते हैं, प्रक्रिया, यानी प्रक्रिया जिसके यानी कौन सी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, संघनन, या फिर परागन। ठीक है, तो क्लियर है, इस प्रश्न का सही आंसर डी होगा परागन, यानी परागन के माध्यम से ही पौधे प्रजनन क्रिया को संपन्न करते हैं। परागकोश जिसको एंथर कहते हैं, यानी परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की जो क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं?
परागन कहते हैं। ठीक है, चित्र में भी देख सकते हैं कैसे परागन करते हैं। परागन के लिए आवश्यक तत्व याद रखना है, परागन के लिए आवश्यक तत्व होना चाहिए क्या? हवा, पानी, पक्षी, कीड़े, तितली, चमगादड़ व अन्य जानवर होते हैं। यानी इसी के माध्यम से वह हवा, पानी या पक्षी या कीड़ा के द्वारा ही वह परागन को करता है। ठीक है, यानी उसके माध्यम से ही उसके कण दूसरे फूलों पर वो पहुंच जाता है और जिससे वो परागन की क्रिया हो जाती है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? यानी अलग समूह से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, आम, इमली, नारियल या नीम। तो क्लियर है, इसका आंसर होगा नीम। यानी नीम यानी आम, इमली और नारियल खाद्य युक्त फल है, यानी जिसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, जबकि नीम खाद्य युक्त फल नहीं आता है, किस श्रेणी में नहीं आता है। नीम भारतीय मूल का पूर्ण पतझड़ वृक्ष है और इसका वैज्ञानिक नाम हम लोग देख चुके हैं, क्या है? एजेरी है ना, एजेडिरेचटा इंडिका है और यह औषधीय पौधा के रूप में जाना जाता है। इसको हम लोग खाद्य पौधा नहीं है, यह क्या होता है? औषधीय होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि, यानी किस कारण से हम लोग चमगादड़ को स्तनधारी कहते हैं? उड़ता है इसलिए, या रात्रि में चरता है इसलिए, या शाकाहारी है इसलिए, या फिर बच्चे देता है इसलिए? तो इसका स्पष्ट आंसर होगा, क्लियर है, ये भी आसान प्रश्न है। यह बच्चे देता है इसलिए हम लोग इसको चमगादड़ को स्तनधारी जीव में रखते हैं। ठीक है, चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है क्योंकि वह बच्चे को जन्म देता है। स्तनधारी वर्ग में वह अकेला ऐसा जीव है, याद रखना है, स्तनधारी वर्ग में यानी पूरे स्तनधारी वर्ग में वह अकेला जीव यानी चमगादड़ अकेला ऐसा जीव है जो उड़ सकता है। बाकी कोई भी बच्चों को जो जन्म देने वाले ऐसे कोई भी जीव नहीं है जो उड़ सकते हैं। ठीक है, किससे? सिर्फ चमगादड़ को छोड़कर उड़ सकता है। वह एक निशाचर जीव है जो समूह में रहते हैं, ये ग्रुप में रहता है, समूह में रहता है, झुंड में रहता है। ठीक है, इसका मुख्य भोजन कीड़े मकोड़े व खटमल है। ये मुख्य भोजन इसका कीड़े मकोड़े और खटमल है। चमगादड़ दूरी का अंदाजा अपने जो होता है पराश्रव्य तरंगों यानी जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उसके संचार से लगाता है, यानी अल्ट्रासोनिक वेव को आगे छोड़ता है। आप चित्र में भी देख सकते हैं कैसे, है ना, और उसके द्वारा वो आगे अपना रास्ता तय करता है। चमगादड़ के काटने से रेबीज रोग हो सकता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, चमगादड़ के काटने से रेबीज नामक रोग होता है। आगे देखिए, सैक जिसको हम लोग लाइकेन कहते हैं, है क्या है? परजीवी, है ना, रसायन स्वपोषी या फिर अपघटक या फिर सहजीवी। तो इसका सही आंसर होगा डी। शैवाल जो होता है यहाँ, शैवाल एल्गी तथा कवक फुनगी सहजीवी पौधे हैं। सहजीवी पादप एक दूसरे के पूरक बनकर, ठीक है, एक दूसरे के पूरक बनकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीवित रहते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। सहजीवी के रूप में कवक को शैवाल से पोषण प्राप्ति तथा शैवाल को कवक से कवच, है ना, कवच जाल द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। याद रखना है, दोनों कैसे देख रहे हैं कि दोनों कैसे एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं और सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और दोनों अब एक दूसरे से लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, लाइकेन मुख्यतः पेड़ों की छालों, चट्टानों एवं भूमि पर उगते हैं। लाइकेन का उपयोग जैव सूचक यानी हम लोग इसको बायो इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा? इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी या फिर डेमोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी जीवों के व्यवहार के अध्ययन को इथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग रखते हैं, यानी इथोलॉजी कहते हैं। नियोलॉजी के अंतर्गत, इसको भी जान लेना है, नियोलॉजी के अंतर्गत तांत्रिका तंत्र संबंधी रोगों का, जबकि इटियोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रोगों की विवेचना संबंधी अध्ययन किया जाता है। डेमोलॉजी के अंतर्गत जनसांख्यिकी का अध्ययन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, कहता है कि निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधे को जंतुओं से अलग करता है? ठीक है, पौधे को जंतुओं से अलग करता है। श्वसन तथा प्रजनन, माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम, क्लोरोफिल तथा रसधानी, या चौथा है केंद्रक तथा कोशिका कला। तो देखिए इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, यानी क्लोरोफिल या जिसको हम लोग पर्णहरित तथा रसधानी वैक्यूल्स पौधे को जंतुओं से अलग रखता है, यानी अलग करता है। ये तत्व केवल पादप कोशिका में ही मिलते हैं, यानी प्लांट सेल में ही मिलते हैं। कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी जिसको रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, इसमें पानी, रस तथा
उत्सर्जी पदार्थ भरे हुए होते हैं। यह कोशिका की निर्जीव रचना होता है, यानी यह जो कोशिका का होता है वह निर्जीव रचना है। क्लोरोफिल की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन बनाते हैं। ठीक है, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है क्या कि सरीसृप के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन आता है, यानी सरीसृप के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन आता है। ठीक है, कछुआ, अमीबा, फर्न या व्हेल। तो देखिए क्वेश्चन आसान है, क्या है इसका आंसर होगा ए, यानी उपयुक्त विकल्पों में से कछुआ सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है। सरीसृप वर्ग के अंतर्गत अधिकांश रेंगने वाले स्थलीय प्राणी होते हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि सांप, छिपकली, गिरगिट, मगरमच्छ आदि। व्हेल स्तनधारी वर्ग तथा अमीबा जो होता है प्रोटोजोआ संघ का यूनिसेलुलर जीव है, यानी एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, फर्न पादप जगत के है ना टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ये मेरा सही आंसर है। अगला देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई होती है, क्या होती है? उत्तक, रक्त, कोशिका या प्रोटीन। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसका होगा सेल यानी कोशिका। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है क्योंकि जीवन की सभी लक्षण कोशिका द्वारा ही प्रदर्शित किए जाते हैं, जैसे गति, पोषण, प्रजनन सभी। ठीक है, प्रत्येक जीव के शरीर में एक से अनेक कोशिकाएं होती है, यानी जिस प्रकार मैंने सबसे यानी शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह एक बिल्डिंग के बनने में छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, यानी उसी तरह से शरीर का सबसे छोटा इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज याद रखना है कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को हम लोग कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कथन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कथन दिया हुआ है, और कहता है कि कौन सही कथन है उसको सिलेक्ट करना है, चुनना है। ऑप्शन देखिए, मनुष्य व पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। ठीक है, दूसरा कहता है कि मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। सी में कहता है कि पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एकदम सही है, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए इसको क्लियर करिए। मनुष्य श्वसन की क्रिया में वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, जबकि पौधे श्वसन की क्रिया में वातावरण से मनुष्य के द्वारा छोड़ा गया यानी जीवों के द्वारा जो छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को वो छोड़ता है। यानी पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम लोग जीव ग्रहण करते हैं, और जीव कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पौधे ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्लियर है, डी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, ऊन प्राप्त होती है, यानी ऊन प्राप्त होती है कहाँ से? ऑप्शन देखिए, भेड़, ऊंट या याक के बालों से। फिर देखिए, भेड़, शेर एवं ऊंट के बालों से। चौथा सी में कहता है ऊंट, हाथी या खरगोश के बालों से। और चौथा है गाय, बकरी और भेड़ के बालों से। तो इसका सही आंसर होगा ए, भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से ऊन प्राप्त होता है। भेड़, ऊंट और याक के बालों से ऊन की प्राप्ति होती है। ऊन मूलतः रेशेदार प्रोटीन है, याद रखना है, ऊन क्या है? रेशेदार प्रोटीन है। कपास के बाद ऊन का सर्वाधिक महत्व होता है। है ना, इसके रेशे उष्मा के कुचालक होते हैं, यानी बेड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, है ना। ठीक है, यानी हीट इसमें पास नहीं होता है। ऊन के स्वरूप को जलवायु एवं भूमि मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। इसका जो स्वरूप होता है जलवायु और भूमि प्रभावित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतु में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, अनुकूलन, परजीविता, रूपांतरण या इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, यानी वातावरण के अनुकूल पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले जो भी शारीरिक लक्षण को हम लोग एडाप्टेशन, अनुकूलन कहते हैं। अगला प्रश्न, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है, यानी जो भी जलीय जीव हैं श्वसन कैसे करते हैं? फेफड़ों द्वारा, पुस्तक फुसफुस द्वारा, या फिर वायुकोश द्वारा, या फिर गलफड़ों के द्वारा। तो सही आंसर एकदम क्लियर है, इसका आंसर होगा गलफड़ों के द्वारा, यानी गिल्स के द्वारा। ठीक है, जलीय जंतुओं में श्वसन गलफड़ों यानी गिल्स के द्वारा होता है, यानी गिल्स की सहायता से करते हैं। वायुकोश पक्षियों, याद रखना है, वायुकोश पक्षियों को उड़ने में मदद करता है, ये भी याद रखना है कि वायुकोश जो होता है पक्षियों को उड़ने में मदद करता है। फेफड़े के माध्यम से मनुष्य, पक्षी, उभयचर वर्ग श्वसन लेते हैं।
पुस्तक फुसफुस, जिसको हम लोग बुक लंग्स के माध्यम से तिलचट्टा, याद रखना है, कॉकरोच, तिलचट्टा, मकड़ी, जो भी स्पाइडर, बिच्छू श्वसन करते हैं, सबकी अलग अलग से श्वसन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि सामुद्रिक कच्छपों यानी जो समुद्र में रहने वाले जो भी कछुए हैं को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवंत जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि वे 150 यानी 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर अवस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जलीय भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छपों में सबसे ज़्यादा संख्या में पाया जाता है, वह कौन है? किसकी संख्या है? ठीक है ना, कैनेप्स, रिडले, या फिर लागरहेड, या फिर ऑलिव रिडले, या फिर फ्लैटवैट, यानी किसकी संख्या सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब सी इसका सही आंसर होगा। यानी भारतीय उपमहाद्वीप के जलीय भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों में के समुद्री कछुओं में सबसे अधिक संख्या में ऑलिव रिडले कछुए की है। ठीक है, ये कछुए भारत में सबसे अधिक उड़ीसा के है ना गाहिर माथा में पाए जाते हैं। याद रखना है, उड़ीसा के गाहिर माथा में पाए जाते हैं। यह स्थान कछुओं का प्रमुख प्रजनन केंद्र भी है। यानी पर ओलिव रिडले ने कछुओं का जो हम वैज्ञानिक नाम बताए हैं, इनका नाम बताए हैं लेपिडो चोलिनियोइडिया। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है स्पेलिंग, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? चेलिनोइडिया, ठीक है, चेलिनोइडिया। ये कछुआ संसार में अधिकतर गर्म एवं उष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, यानी अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। क्लियर है, स्थल मंडल इसका सही आंसर होगा। यानी अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाए जाते हैं, क्योंकि स्थल मंडल में पेड़ पौधे आसानी से अपना पोषण तत्व को ग्रहण करते हैं, है ना, जो उनकी वृद्धि और विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। अगला देखिए, कहता है क्या? प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितना बार पूछा है ना। सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों के द्वारा, सभी हरी पौधे द्वारा और सभी वायरसों के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है। आंसर इसका सी होगा। यानी प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पौधे द्वारा संपादित होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पौधे, याद रखना है, सूर्य के प्रकाश पर्णहरित द्वारा यानी क्लोरोफिल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड यानी जल H2O का उपभोग करता है, यानी उपयोग खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन तथा जल सह उत्पाद, है ना, जल जो होता है सह यानी ऑक्सीजन और वाटर जो होता है प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलते हैं। ठीक है, ऑप्शन में भी क्लियर देख सकते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया है और जल लिया गया है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब क्लोरोफिल के माध्यम से यह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और जल और ऑक्सीजन निकलता है, यानी ये छोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ओके, बाय।